ईरान के संदर्भ में भारत पर पहला विदेशी आक्रमण। जिस समय मगध के नेतृत्व में पूर्वी भारत में एकीकरण की प्रक्रिया चल रही थी, लगभग उसी समय पश्चिमोत्तर भारत में विकेंद्रीकरण और राजनीतिक अराजकता का बोलबाला था। संपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और ये राज्य अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए आतुर थे। सभी राज्यों में परस्पर संघर्ष चलता रहता था। इस क्षेत्र में कोई ऐसी राजनीतिक शक्ति नहीं थी जो अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करके इन संघर्षरत राज्यों को एक छत्र शासन के अंतर्गत संगठित कर सके। यही कारण है कि आर्थिक रूप से समृद्ध इस क्षेत्र की राजनीतिक दुर्बलता और अराजकता ने विदेशी आक्रमणकारियों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहित किया। फलस्वरूप भारत को समय समय पर 2 विदेशी आक्रमणों का शिकार होना पड़ा। इनमें से पहला ईरानी हकमनी साम्राज्य का और दूसरा मकदूनिया के सिकंदर महान का आक्रमण था। 6वीं सदी ईसा पूर्व में भारत पर पहला ईरानी आक्रमण हकमनी साम्राज्य के संस्थापक साइरस द्वितीय या कुरुश ने लगभग 550 ईसा पूर्व में किया। उसने मकरान तट से होकर भारत पर आक्रमण किया, परंतु उसे सिंधु के आसपास के राज्यों से अत्यंत कठोर प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। मार्ग में उसकी सेना नष्ट हो गई और इसे जान बचाकर अपने 7 सैनिकों के साथ भागना पड़ा। इस प्रकार साइरस द्वितीय भारत पर आक्रमण करने में सफल नहीं रहा। लेकिन इसके विपरीत वह अपनी इस असफलता से निराश नहीं हुआ। उसने दूसरी बार काबुल घाटी की तरफ से भारत पर आक्रमण किया, जिसमें उसे कुछ सफलता मिली। एक तरफ रोमन लेखक प्लिनी के अनुसार साइरस द्वितीय ने कपिशा नगर को बर्बाद किया, तो दूसरी तरफ जेनोफोन ने भी साइरस के जीवनी ग्रंथ साइरोपीडिया में लिखा है कि उसने बैक्टीरिया और भारत को जीतकर अपना प्रभाव हिंद महासागर तक विस्तृत कर लिया। इससे यह प्रमाणित होता है कि काबुल घाटी पर साइरस द्वितीय का अधिकार था। इसके अलावा एक अन्य इतिहासकार एडवर्ड मेयर के कथनानुसार साइरस द्वितीय ने हिंदू कुश और काबुल घाटी, विशेष रूप से गांधार की भारतीय जनजातियों को जीता था, जबकि एक अन्य हकमनी शासक दारा प्रथम स्वयं सिंधु नदी तक आया था। साइरस की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कैम्ब्रिज या कंबुजीय हकमनी साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना, लेकिन वह अपने साम्राज्य के आंतरिक मामलों में ही उलझा रहा, जिसके कारण उसको भारत की ओर सोचने समझने का अवसर नहीं मिल सका। भारत पर दूसरा ईरानी आक्रमण विस्तास्प के पुत्र दारा प्रथम या डेरियस प्रथम द्वारा 521 ईसा पूर्व से लेकर 485 ईसा पूर्व के आसपास प्राप्त होता है, जिसका साक्ष्य हमें बेहिस्तून के शिलालेख से मिलता है, जिसमें वर्णित है कि दारा प्रथम के शासन के अधीन कुल 23 प्रांत थे, जिसमें शतगु और गदर के नाम तो मिलते हैं, परंतु भारत का नाम नहीं है। लेकिन पर्सिपोलस और नक्शे रुस्तम लेखों में हमें शतक और गदर के साथ हिंदू शब्द का उल्लेख हकमनी साम्राज्य के प्रांत के रूप में प्राप्त होता है। इससे स्पष्ट है कि शतगु, गदर और हिदू दारा के साम्राज्य में शामिल थे, जो उसके साम्राज्य के पूर्वी सीमा पर सिंधु घाटी में स्थित थे, जहां शतगु से तात्पर्य शब्द सैंधव प्रदेश से है, जो गदर से आशय गांधार प्रदेश से और हिंदू का अर्थ निचली सिंधु घाटी से है। इससे स्पष्ट होता है कि दारा ने 518 ईसा पूर्व के आसपास पश्चिमोत्तर भारत के इन प्रदेशों को जीत लिया था। यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस के विवरण से ज्ञात होता है कि भारत दारा के साम्राज्य का 20वां प्रांत था। इस समृद्ध प्रदेश से दारा को उसके संपूर्ण राजस्व का 1/3 भाग अर्थात 360 टैलेंट सोना कर के रूप में प्राप्त होता था। हेरोडोटस के अनुसार दारा ने 517 ईसा पूर्व में अपने नौसेना अध्यक्ष स्काइलस के नेतृत्व में एक जहाजी बेड़ा सिंधु नदी के मार्ग का पता लगाने के लिए भेजा था। संभवतः यह हो सकता है कि इसी बेड़े की सहायता से दारा ने भारतीय क्षेत्रों पर अधिकार किया हो। इस प्रकार दारा की विजयों ने समस्त सिंधु घाटी को एकता के सूत्र में आबद्ध कर भारत का संपर्क पश्चिमी दुनिया से जोड़ दिया। उसके उत्तराधिकारियों ने अपने साम्राज्य की पूर्वी सीमा को इससे आगे बढ़ाने का कोई प्रयास नहीं किया,
ऐसा लगता है कि वो दारा द्वारा जीते गए प्रदेशों को सुरक्षित करने में लगे रहे। दारा की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जर्क्सीस या क्षहयाश राजगद्दी पर बैठा। उसके शासनकाल में यूनानियों ने आक्रमण किया था, परंतु इस आक्रमण के समय उसकी तरफ से थर्मोपल्ली के युद्ध में भारतीय योद्धाओं ने युद्ध में भाग लेकर मदद की थी। हेरोडोटस भारतीय सैनिकों की वेशभूषा के संबंध में लिखते हुए कहते हैं कि सैनिकों के वस्त्र सूती थे और इनके कंधों पर तीर और धनुष लटके रहे थे। परंतु यह क्षहयाश का दुर्भाग्य था कि वो अपने ही अंगरक्षकों के हाथों 465 ईसा पूर्व में मार दिया गया। क्षहयाश की मृत्यु के बाद उनके बेटे आर्ताजर्क्सीस प्रथम और फिर आर्ताजर्क्सीस द्वितीय उत्तराधिकारी हुए, जबकि इस साम्राज्य का अंतिम शासक दारा तृतीय था, जो सिकंदर के विरुद्ध गागामेला के युद्ध में सिंधु के पूर्वी व पश्चिमी क्षेत्र के सैनिकों की सहायता प्राप्त करने के बावजूद हार गया। सिकंदर द्वारा हखमनी साम्राज्य पर अधिकार कर लेने और दारा तृतीय की हत्या के बाद ही भारतीय क्षेत्र हखमनी साम्राज्य से आजाद हुए होंगे। यद्यपि पश्चिमोत्तर भारत के कुछ ही प्रदेश हखमनी साम्राज्य के अधीन हुए थे, लेकिन इसमें संदेह नहीं कि इसने भारतीय इतिहास को विविध रूपों में प्रभावित किया। भारत के पश्चिमी सीमावर्ती बिखरे प्रदेशों को पहली बार हखमनियों ने ही व्यवस्थित किया। भारतीय शासकों को पश्चिमोत्तर भारत को संगठित करने में सहायता मिली और साथ ही ईरानियों के आक्रमण के पश्चात उनके दिखाए मार्ग से विभिन्न जातियों ने भारत पर आक्रमण किया, जिनमें यूनानी प्रमुख थे, जिसकी चर्चा हम अपने अगले एपिसोड में करेंगे। यूनानियों के पश्चात बाख्तरी, शक और पल्हव आदि ने भी भारत पर आक्रमण किए। इस क्रम में ईरानियों के आक्रमण का प्रभाव भारत पर सांस्कृतिक और राजनैतिक दोनों रूपों में दिखाई देता है। भारत पर आक्रमण करने के पश्चात खरोष्टी लिपि का भारत में प्रचार प्रसार हुआ। खरोष्टी लिपि मूल भारतीय लिपि जैसे प्राकृत और ब्राह्मी लिपि से भिन्न व ईरानी अरामैक के समान थी और ये दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती थी। ईरानी आधिपत्य से विदेशियों का रक्त मिश्रण भारतीयों के साथ हुआ। बहुत से विदेशी भारत में आकर बस गए, कुछ पूर्ण भारतीय बन गए तो कुछ अपने मूल देश के व्यक्तियों के साथ सद्भावना का विचार रखते हुए यहीं बस गए और जरूरत पड़ने पर अपने देश के शासकों की तरफ से युद्ध करने के लिए तत्पर रहते थे। हखमनी साम्राज्य से संबंध होने से भारत के विदेशी व्यापार को बढ़ावा मिला। अब भारतीय व्यापारी पश्चिमी देशों में जाने लगे और अपने सामानों को सुदूर मिस्र और यूनान तक पहुंचाने लगे, जिसका प्रमाण हमें भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्रों से प्राप्त हुए सामान्य ईरानी मुद्रा, डारिक और रजत एवं सिग्लोई या शेकेल के रूप में प्राप्त होता है। मौर्य काल के विभिन्न तत्वों में हखमनी साम्राज्य के प्रभावों को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जैसे दरबारी शानो शौकत, चंद्रगुप्त मौर्य के विशाल स्तंभों वाले राजप्रसाद के स्तंभ मंडप, अशोक द्वारा शिलालेखों पर शासनादेश खुदवाने की शैली और मौर्य युगीन स्तंभों पर घंटा शीर्ष की कल्पना व चमकदार पॉलिश इत्यादि। हखमनी शासक अपने साम्राज्य को प्रशासनिक व्यवस्था के लिए प्रांतों या क्षत्रपों में बांटते थे, जो मौर्य काल में भी दिखाई देती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि ईरानी प्रभाव के कारण ही कालांतर में पश्चिमोत्तर भारत में प्रांतीय शासन प्रणाली का विकास हुआ। इस प्रकार ईरानी आक्रमण ने अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, लेकिन भारत को प्रभावित किया। धन्यवाद। ये एपिसोड हमारे व्यूअर को कैसा लगा, हमें कमेंट करके बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारे नेक्स्ट एपिसोड के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इस एपिसोड से जुड़े बोनस पॉइंट्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जाएं, जहां हमने अपने प्रयास से सभी तथ्यों को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत कर दिया है। नमस्कार।